हेलो एवरीवन, बीएलएस घोसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस कोविड-19 महामारी में आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएलएस ग्रुप ने मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू की है। ये उसी सीरीज़ का तीसरा इंटरव्यू और आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत छोटे से कस्बे यानी बिस्मा से निकलकर IA एंड AD डिपार्टमेंट में एक रेप्यूटेड पोस्ट हासिल की। मैं मोहम्मद अलसैफ BLS ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मिस्टर रफ़ी का स्वागत करता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। BLS ग्रुप के व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि वो BLS ग्रुप से जुड़े हुए हैं और BLS ग्रुप द्वारा दी जा रही अवेयरनेस से काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं और मैं आशा करता हूं भविष्य में भी वो लोग इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। तो हम कुछ सवालों के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कि अपनी कम्युनिटी में है। मेरे फादर भी मिल्क सेलर थे, आज भी थोड़ा बहुत काम वैसे करते रहते हैं, लेकिन और उनके साथ साथ कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ लगा लिया करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करते थे काम के लिए। मुझे जनरली फ्री कर देते थे कि हाँ तू अपनी पढ़ाई कर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारे मुआशरे में आजकल पढ़ाई को लेकर थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, लेकिन जिस वक्त आपका रुझान पढ़ाई की तरफ गया था उस वक्त लोग एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो आपको कैसे और कब लगा कि एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए? शुरू में तो हाँ ऐसा था कि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उतनी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे हुआ भी करते थे। कभी तो ऐसा होता था कि जब चिट्ठियां आती थी तो लोग पढ़े लिखे हुए लोगों के पास जाते थे कि भैया पढ़ दो इसको। तो ये एक अपने आप में थोड़ा बहुत इम्प्रेशन देता था कि हाँ भाई हम कुछ पढ़े हुए हैं तो शायद हमसे कोई लेटर पढ़वा रहा है, तो यानी हमको कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला करती थी। लेकिन जो पढ़ने का रियल जज्बा था वो फिर हाई स्कूल या इंटर के बाद ही आया। मेरी लाइफ में एक शुरुआत की पढ़ाई में एक टर्न आया कि जब मैं 9th में फ़ेल हो गया था। उस वक्त मेरे फादर ने कहा कि भाई तुम पढ़ाई वढ़ाई तो करोगे नहीं, तो अब तुमको क्या करते हैं कि कारपेंटर की शॉप पे बिठा देते हैं, तुम कारपेंट्री सीख जाओ और अपना वही काम वाम कर लो। तो मेरी दादी ने थोड़ा मेरा पक्ष लिया, बोले कि और मेरे भाई के एक फ्रेंड भी आए हुए थे उस समय, उन्होंने कहा नहीं एक चांस और भी दे दो, हो सकता है पढ़ ले। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। 9th में अच्छे मार्क्स आए तो फिर हाई स्कूल भी ठीक हो गया। हाई स्कूल में माशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न आ गई, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। जब हम लोगों में गए, पढ़े लिखे लोगों में, तो हमको लगा नहीं हमको इनसे भी कम्पीट करना है, क्योंकि पहले जितने बड़े दायरे में हम रहते हैं हमको लगता है कि हाँ बस इतने लोगों से ही कम्पीट करना है। फिर जब हम बाहर निकले तो हमें लगा नहीं दायरा बहुत बड़ा है और उसके अंदर हमको कम्पीट करना है। तो एक मन में ललक हुई कि हम भी कुछ करें। हालांकि फैमिली से मुझे इतना कोई प्रेशर नहीं था। फैमिली में मेरी मम्मी भी कहा करती थी कि तो कोई बात नहीं, तुम 5-6 हज़ार की जॉब भी पा जाओगे तो अपना परिवार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे अंदर से थोड़ा ये था नहीं मुझे कुछ करना है, अपना कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है, फिर कुछ बनना है। तो इसी इंस्पिरेशन ने मुझे उस तरफ ढकेला थोड़ा। तो अब आप हमें अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की शिक्षा के बारे में बताएं कि आपने कैसे हासिल की, क्या कठिनाइयाँ आपके राह में आई और आपने कैसे इस मुकाम तक आप IA एंड AD में डिपार्टमेंट आप कैसे पहुँचे? मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है यहीं बिस्वा के मदरसा फुरकानिया इस्लामिया से ही हुई। मैं 8th क्लास पास करके गया, फिर मैंने ZD इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने 12th किया साइंस स्ट्रीम से। फिर उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कारण थोड़ा अलग था। मैं 12th के बाद चाहता था कि मैं BTech करूँ। उसके लिए मैंने BTech की प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन मैंने सोचा कि BA में अप्लाई कर देते हैं, अगर BTech नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट BA ही हो जाएगा। तो आखिरकार वही हुआ, कुछ फिनंशियल क्रंचेस थी तो उसकी वजह से BTech तो नहीं हो पाया। उसके बाद BA कंप्लीट हो गया। BA के सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि चलो BTech अगर नहीं भी हुआ है, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स रीजनिंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं MBA करूँगा, क्योंकि मुझमें मैथ्स और रीजनिंग की स्किल्स हैं तो मैं उनको अच्छी तरीके से MBA के एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने MBA एग्ज़ाम्स भी दिया और मेरा एडमिशन भी हो गया IMT नागपुर में। लेकिन वहाँ भी फिर यही दिक्कत आई, क्योंकि मैंने पहले से इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसको ठीक से कंसिडर नहीं किया
और मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की, जिससे मेरा काफ़ी टाइम भी गया, मेरा काफ़ी रिसोर्सेज भी गए। तो ये मेरी मिस्टेक की वजह से मैं शुरुआत के सालों में जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। फिर आईएमटी नागपुर से लौटने के बाद मैंने एसएससी का प्रारूप देखा तो वो बिल्कुल फैमिलियर सा था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अप्लाई कर दो और बैठ जाओ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अप्लाई किया उसको। फिर 2012 के एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में मेरा अकाउंटेंट की पोस्ट पे अफीम फैक्ट्री गाज़ीपुर में हो गया था, जो फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में आती है। फिर उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था थोड़ा, मैंने सोचा कि एक एग्ज़ाम और देकर देखता हूँ, शायद कुछ और भी अच्छा होगा। फिर मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरा ऑडिटर की पोस्ट पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट पे उत्तराखंड राज्य के लिए हो गया। जैसा कि आपने हमें बताया कि फाइनली आपका जो सिलेक्शन हुआ वो आईए एंड एडी डिपार्टमेंट में हो गया। तो हम लोग और हमारे माशरे में लोग आईए एंड एडी डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं। संविधान के आर्टिकल 148 में ये व्यवस्था की गई कि भारत में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, यानी कि भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक होगा। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री उसको नॉमिनेट करेंगे। फिर उसको कुछ आर्टिकल 148 से 51 तक उसकी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया कि उसको ये फंक्शन करने होंगे, अकाउंट्स जो होंगे वो किस फॉर्म में रखे जाएंगे, वो किस तरह से अपनी रिपोर्ट देंगे सरकारों को, राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उनको किस तरह से विधायिका या संसद के दोनों पटलों पर रखेंगे। फिर सीएजी के अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत थी, तो उनके लिए एक सर्विस हुई इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट सी। फिर उस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को सीएजी के अधीन रख दिया गया। यही डिपार्टमेंट सीएजी के सारे जो फंक्शन हैं उन्हीं को परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने जाना कि आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की, तो आप हम सभी को बताएं कि कैसे हम एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और एक रेप्यूटेड या एक ऊंचा जो है मकाम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा हर चीज़ के लिए ही ज़रूरी है, सिर्फ नौकरी के ही लिए नहीं बल्कि एक सामान्य जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति में शिक्षा है तो व्यक्ति अपने आप को एक सामान्य स्तर का कम से कम बना सकता है। ये एक फाउंडेशन है जिस पे फिर अगली इमारत खड़ी होगी। तो शिक्षा हासिल करना तो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद फिर व्यक्ति या कैंडिडेट किस फील्ड में जाना चाहता है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी फील्ड में हो, मेरा इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, तो ये सब डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेहनत करने का ये है कि अब अगर हम 12th इंटर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन शुरू किया है या उससे पहले ही हमको लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए सही है, मुझे इस फील्ड में जाना है। मैं पार्टिकुलरली बात करूँगा अभी सर्विसेज की या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की या प्रोफेशनल कोर्सेज की, जिसमें कैंडिडेट उसको लगता है कि हाँ ये लक्रेटिव पोस्ट्स हैं और इस फील्ड में हमको जाना चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट अपना टारगेट इंटर या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में फिक्स कर लेता है और उस पर हार्ड वर्क भी करता है। हार्ड वर्क तो इस तरह से होना चाहिए कि पहले तो उसको कंफर्म होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, यानी ये टारगेट फोर्सेबल नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया कि नहीं आपको ये बनना है तो हम उस तरफ मुड़ गए, या कुछ लोग कहने लगे कि आपको तो इस फील्ड में जाना चाहिए तो हम उस फील्ड की तरफ मुड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से सक्सेस नहीं मिलेगी, इस तरह से भी मिल सकती है, लेकिन जो मन में टारगेट बनता है उसके रिज़ल्ट ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं और उस रिज़ल्ट को अचीव करने की कैपेसिटी हम में ज़्यादा होती है। तो हम अपना टारगेट फिक्स कर लें और उससे पहले हम ये देखें हमारा किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या हम जो टारगेट फिक्स कर रहे हैं उसके लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत या सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। फिर हम उन पर वर्क करते जाएंगे तो अपने आप कुछ दिनों के बाद जब बेसिक्स बिल्डअप हो जाएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब हम क्लासेस में बैठेंगे तो हमको लगेगा
कि हाँ हम ये कंपटीशन बीट कर सकते हैं और लोगों से compete कर सकते हैं। फिर उसके बाद सक्सेस तो एक रास्ता है, वो कोई मंजिल नहीं है। आप जितना भी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे नए मकाम मिलते जाएंगे और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ता भी रहना चाहिए। तो हमने जाना रफ़ी भाई के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तो हमें इससे सीख मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और मंजिल हमें एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। तो मैं रफ़ी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया। रफ़ी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। थैंक यू। और आप भाइयों का भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ऐसे ही और भी मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।